और रिकॉर्डिंग का जो मुझे इज्जत ने जो है वो याद कराया। अच्छा अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर तो पढ़ा दिया। बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से एल्गोरिदम देखते हैं बेस्ट, कि आपका एक एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट अच्छा है, एक से एक दूसरे से बेहतर है। तो ए और बी दो एल्गोरिदम आप कोई बनाए एक ही टास्क के लिए, और दोनों जैसे फॉर एग्जांपल दोनों प्राइम नंबर के लिए बना रहे हैं और उनकी एक्यूरेसी जो है बेहतर हो जाए, ठीक है ना। तो उस सूरत के अंदर जो है वो 1 मिली सेकेंड और 3 मिली सेकेंड ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये टाइम के लिहाज से बेहतर होता है। कभी हम टाइम को कंपेयर कर रहे होते हैं कि टाइम से हमें मतलब बेस्ट बनाना होता है, कभी हमें स्पेस कभी बचाना होता है, सही है कि यूज़र की ये रिक्वायरमेंट है या जिसके लिए भी आप बना रहे हो वो कम स्पेस चाह रहे हैं, तो फिर हम कभी कभी ऐसा होता है टाइम बढ़ा देते हैं लेकिन स्पेस कम कर देते हैं। तो अगर 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 आप देखें टाइम के, जहाँ पे टाइम को हम देखेंगे कंसिडर करेंगे कि टाइम के लिहाज से बेस्ट करना है तो वहाँ पे ये बेस्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम स्पेस के लिहाज से करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ये वाला बेस्ट हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन कि जो है वो क्या किया जाता है, ठीक है। नहीं मुझे तो अजहर ने बताया रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। अच्छा ठीक है गुड। अच्छा उसके बाद जो है वो अब हम बात करते हैं। अच्छा ये मैंने आपको बताया क्या है, मैंने आपको ये बताया ये वाला ना जो मैंने अभी कहा था आपसे, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कहलाता है एफिशिएंसी, कि एल्गोरिदम कितना ज़्यादा सही वर्किंग कर रहा है, सही है, कितना बेहतर है, बेहतर ये कंपेयर करने के लिए। तो हम किस किस लिहाज से करते हैं, ये तो आप उसका टाइम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सही है। अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि टाइम किसका बेहतर है अगर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। कभी जो है वो आप स्पेस देखते हैं कि जी स्पेस आपने जो है वो बढ़ाना है। अच्छा इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। एक केस जो है वो आपके पास जो है कि बेस्ट केस होगा, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा बेस्ट केस की थी। और एक जो होगा वो एवरेज केस होगा, यानी टाइम आपका कितना लेता है उस। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपने सर्चिंग शुरू करी फौरन मिल गई, तो वो क्या कहलाता है बेस्ट केस, लेकिन वो बहुत कम होता है, ठीक है। और वो एवरेज केस जो है वो क्या होता है, एवरेज केस जो है, मतलब वो आपको जब आप सर्चिंग करने के लिए जा रहे थे तो आपको हाफ टाइम में मिला, और जितना सर्चिंग का टाइम था वो फुल टाइम के अंदर अगर मिले तो वो कहलाएगा वर्स्ट केस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3 केसेस हो गए। अच्छा एक मिनट, कुछ टॉपिक्स अभी करते हैं ये पहले ये, बल्कि इससे भी पहले एक और टॉपिक है छोटा सा, वो पहले देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जो है वो अभी जब हम लोग स्टार्ट में थे, सही है, जब बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर देखा था, ठीक है ना, कि कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होती है। यानी हमने देखा था कि एक जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इस लिहाज से जो हमने बात की थी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो उस सूरत के अंदर जो है वो हमारे पास ये चीज़ आई थी कि लैंग्वेजेस जो थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे आप जो है वो, हाँ आप गिवन लिस्ट में शाहजेब अगर आप चाह रहे हैं करना किसी और के लिए तो पहले आप वो ग्रुप पे लिख दीजिएगा। अगर कोई वो साइंटिफिक हुआ तो मैं ओके कर दूंगा, क्योंकि ये फिर ये भी होता है कि हमारे पास जो है वो कंपटीशन भी एट द एंड जो है वो अभी नहीं हो पा रहा है। अभी क्लासेज है क्योंकि ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जैसे ही आप कैंपस के अंदर जाएंगे ना तो बेस्ट भी प्रोजेक्ट चूज किए जाते हैं, वो टीचर करके देता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि सिर्फ क्लास में जो है वो बेस्ट सिलेक्शन ना हो प्रोजेक्ट की, बल्कि हमारे पास जो है वो ये आगे चल के आपके पास जो और कंपटीशन फिर आगे ऐसा होता है कि और स्टूडेंट्स से भी हम लोग जो है वो compete कर रहे होते हैं ना। तो जब हम और स्टूडेंट्स के साथ जो compete कर रहे होते हैं यानी और क्लास के स्टूडेंट भी बनाते हैं, तो उसमें जो है वो असल में हमें सेलेक्ट करना होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट, यानी उसके अंदर भी आपके पास जो बेस्ट आ जाए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो है वो ऐसा कोई रहे जो कि आम तौर के ऊपर नहीं होता है। अगर आपको पता हो, कल किसी ने मुझसे पूछा भी था कि हम जो है वो वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, तो असल में वेबसाइट अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि वेबसाइट जो है वो हर दूसरा जो है स्टूडेंट बना रहा होता है, वो वाली ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स का कल पूछा था। तो वो ये होता है कि ऐड टू कार्ड वगैरह सो ऑन इस तरीके की बातें हो रही थी ना उसमें। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम ज़रा मुख्तलिफ बनाएं, ठीक है। तो मुख्तलिफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ बनाने के लिए उसको जो है ऐसे आइडिया लेके आते हैं कि जिसकी वजह से
वो औरों की क्लासों के मुकाबले में हमारे जो है वो मतलब ये कि बिल्कुल मुनफरिद हो। तो इसलिए आप मशवरा कर सकते हैं, कोई अच्छा आइडिया हो तो मैं ओके कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये आइडिया अब आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, सिकंदर, मैंने आपका आंसर दे दिया। असल में वही वाली बात आ गई ना, शॉपिंग सेंटर की वेबसाइट बना सकते हैं। जब शॉपिंग सेंटर की तो वो हर कोई जो है वो डिफरेंटली बना रहा होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा साइंटिफिक वे के अंदर आप चले ना, आप नई टेक्नोलॉजी में एक इंट्रोडक्टरी टाइप दें जैसे आप बनाते हैं ना। अच्छा चले अभी ये देखें, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखा था लैंग्वेज, और लैंग्वेज अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो देखा था। अच्छा, गुलाम हुसैन को इन कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था ये, अगर आपको ये याद हो, ये वाला जब हम देख रहे थे और इसमें हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर हमने देखी क्या चीज़, हमने ये देखी थी कि जब हम लैंग्वेज को देख रहे थे तो लैंग्वेज जो थी वो किस में आनी थी, वो आनी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, और इसमें अगर आपको याद हो तो हमने देखी थी लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल और वेरी हाई लेवल। सही है, और इसमें भी हमने ये देखा था कि जो लो लेवल है वो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी। फिर उसके कुछ अर्से के बाद जो असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, जो कि थोड़ी बेहतर थी, आसानी थी प्रोग्रामिंग में एज कम्पेयर टू 0110। ठीक है, फिर हमने देखा उसके बाद फ़ौरन हाई लेवल का ज़माना आया जिसमें कोबोल इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि आपके पास बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी और बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती थी, और बेसिक जो थी लर्निंग पर्पस थी। उसके कुछ अर्से के बाद जो वो मिडिल लेवल लैंग्वेज आई थी, जिसको हमने सी लैंग्वेज कहा था। और ये भी कहा था कि ये जो थी सबसे ज़्यादा मुनफरिद इसलिए थी कि इसके बेस के ऊपर जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए, जो पहले जो है वो नहीं बना करते थे इतने ज़्यादा ना। जैसे सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, और फिर सी के बेस के ऊपर जो है अब इंट्रोड्यूस हुई है वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे उसके बाद इसी की फैमिली चली है। अगर आप सी जानते हैं तो आप सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, सी शार्प भी कर सकते हैं, और जावा भी कर सकते हैं। तो ये मैं सिंटेक्स वाइज जो है एक फैमिली है पूरी, जो कि आपके पास स्मॉल वे क्या, बल्कि पीएचपी भी यही करता है, डिजाइनर जो स्मॉल में राइट करता है, वाई लूप वगैरह। पीएचपी आप अगर कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए जो है ये मिडिल लेवल के बाद वेरी हाई आई है, इसके अंदर आप बड़ी आसानी से काम कर लेते हैं। जैसे सी शार्प हो गई है, जावा हो गई है, वीवी डॉट नेट अब इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं रही है, लेकिन ये हो गई है जिसमें आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन उसका डोमेन डिफरेंट है। उसका डोमेन जो है वो टोटली डेटा साइंस के ऊपर ज़्यादा बेस करता है, कि डेटा साइंस जो है उसके अंदर आपको जो है वो मतलब वही साइंटिफिक एप्लीकेशन, अभी मैंने बोला आप एक एल्गो बनाओ तो जो कि गूगल के मुकाबले में बहुत अच्छा हो, तो उस बेस के ऊपर जो है अगर आप इस किस्म की रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च में आजकल जो है सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ होती है। अच्छा, लेकिन हम सी शार्प क्या करते हैं, सी शार्प के अंदर जो है आप जो डेस्कटॉप प्रोग्राम है और वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है जो क्लाइंट के काम आती है, तो वो जो है उसमें हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो अभी मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे जो है टेबल के अंदर राइट भी है। सही, ये 40s के अंदर जो है वो मशीन लैंग्वेज आई थी, लो लेवल थी। सही, और इससे हार्डवेयर कंट्रोलिंग होती थी। और अगर आप और से देखें तो ये 1001 भी लिखा हुआ है ना, इसका सिंटेक्स यानी कैसे होता था। फिर 55 में असेंबली लैंग्वेज आई थी, ये भी लो लेवल थी, ये सेकंड जनरेशन के अंदर आती है। ये भी ज़्यादातर जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल किया करती थी। ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो हमारे पास इसका जो सिंटेक्स है वो ये होता था, लेकिन ये इससे आसान था, मूव एज कमा 01 वगैरह सो ऑन। फिर हमारे पास जो है ना, अच्छा फिर जो है ना, ये मैंने सिकंदर बताया तो है, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ग्रुप जो है वो 3 से ज़्यादा का नहीं होने। फिर कोबोल आई, ये भी अभी हमने बात की है, बिजनेस के लिए यूज होती थी। ठीक है, इसमें ऐसे लिखते थे डिस्प्ले हेलो, जैसे आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं ना, उसमें लिखते थे डिस्प्ले का वर्ड यूज होता था। अच्छा, फिर 64 के अंदर इसके साथ ही बेसिक वगैरह आई थी ना ये, लेकिन ये जो थे इसके अंदर हम लिखते थे प्रिंट हेलो। ये सबसे ज़्यादा आसान अब तक जितनी लैंग्वेज आई है उसमें बेसिक थी। उसके बाद ये आई थी सी लैंग्वेज ना, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज आई थी। ये दोनों चीज़ें थी, हार्डवेयर भी बनाती थी और ऐसे भी सॉफ्टवेयर बनाती थी जो बिजनेस वगैरह थे। सी या सी प्लस प्लस में सी आउट वगैरह यूज़ होता था। सी प्लस प्लस में सी आउट यूज़ होता है, वैसे प्रिंट एफ वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा 90s के बाद जो ऑनवर्ड है आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल जावा, ये वेरी हाई के अंदर आई है ना। ये हार्डवेयर भी है, बिजनेस भी है, इंटरनेट भी, हर चीज़ के लिए यूज़ होती है। और इसमें जैसे आप कंसोल सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वगैरह राइट करते हैं कि जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन हम लिखते हैं, तो इसमें तरीका ये होता है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन।
तो अगर कोई सी शार्प जानता है तो वो बहुत आसानी के साथ ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। मैंने बोला ना सी की पूरी फैमिली, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, सही है। और विजुअल प्रोग्रामिंग भी आई थी ना, जैसे आपके पास वीबी डॉट नेट है, विजुअल सी है, तो वो भी यूज़ होती थी। अच्छा, जो हम कैटेगराइज करें तो आपके पास जो है वो अच्छा, अगर हम कैटेगराइज करें तो इसके अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिवाइड होता है वो 4 टाइप की लैंग्वेज होती है और बड़ी आसान सी है। एक तो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, सही है, और एक होती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। यानी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, और एक होती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अब मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये जो है वो क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बात तो ये जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है वो मतलब ये कि सिंपल होती है, उसमें सिर्फ इफ देन एज होता है, सही है, और वाइल लूप होता है, जैसे आप कर रहे हैं सी शार्प के अंदर। सी शार्प हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन जो पार्ट आपको कराया जा रहा है वो पूरा प्रोसीजरल लैंग्वेज का है, कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, फंक्शन कॉलिंग, सो ऑन। तो इसलिए आपको जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है वो आप प्रोसीजर लैंग्वेज कह ही सकते हैं इसको ना, कि ये है। बेसिकली जो सी लैंग्वेज और बेसिक वगैरह थी वो प्रोसीजर लैंग्वेज थी। ये जो है प्रोजेक्ट की सबमिशन टाइम जो होगी वो अनुमान आपके पास होगी, आई थिंक जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा ना, यानी मिड टर्म के बाद हम लोग काम प्रोजेक्ट पे ज़्यादा करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे मिड टर्म के बाद। तो आपको जो है 2 वीक पहले, 2 वीक पहले जो है वो सबमिट कराना होगा प्रोजेक्ट, किससे, फाइनल एग्जाम से 2 वीक पहले, ठीक है। तो ये प्रोसीजर लैंग्वेज जो है वो आप कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सी शार्प में कर रहे हैं, इफ देन एज वाइल वगैरह वो कहते हैं। अच्छा, दूसरी जो है आपके पास एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि आप इसी को सी शार्प को करेंगे अगले सेमेस्टर के अंदर, और वो कहलाएगी ऊब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें जो ज़रा सा ये डिफरेंस आता है कि उसमें हम ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेट सपोज हम बोलते हैं मार्कशीट का प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, मार्कशीट को एक एज एन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके अंदर तरीका होता है कि आप पहले क्लास डिफाइन करें, फिर आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करें। यानी हम जो है बात यही कर रहे होते हैं रियलिटी की, रियलिटी के अंदर है, क्योंकि हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट। और जब हम यूनिवर्सिटी का बनाते हैं कोई, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हम एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक क्लास बनाएंगे पहले, उसके बाद जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह आए, या इस तरीके से स्टूडेंट की एक क्लास बनाएंगे। अब जैसे जैसे पहले स्टूडेंट आएगा ना, एडमिशन लेगा, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा एडमिशन लेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही है। यानी हम उसकी एंट्री करते जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो बात करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सिंपल करता है इन टर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, और इससे जो प्रोग्रामिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है, प्रोसीजर से भी ज़्यादा आसान हो जाती है, सही। अच्छा, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ये स्पेशली जो विंडोज़ ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग की है। इसके अंदर ये है कि हम ये करते हैं, जैसे ये भी पॉसिबल है सी शार्प के अंदर, जैसे हम फॉर्म के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, फॉर्म के ऊपर हमने ओके के बटन के ऊपर क्लिक करा, तो जैसे ही हमने क्लिक करा तो क्या हुआ, वो उसने रिस्पॉन्स करा ना, रिस्पॉन्स ऐसा करा जो आपने उसके ऊपर कोड राइट किया था। तो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम होती है। लेट्स सपोज ये यहाँ पे मैं राइट माउस बटन क्लिक करता हूँ, तो ये फॉरन एक इवेंट हुआ है। क्या वो इवेंट हुआ है, राइट माउस बटन क्लिक हुआ है, और ये देखें पूरा जो वो मेन्यू आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये इसलिए कहलाते हैं ये इवेंट, और स्पेशली विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। अब देखिए ये प्लस का सिंबल है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये साइज जो इंक्रीज हो गया, यानी इसके पीछे ये कोडिंग हुई हुई है। और ये जो इसको मैं लेस कर रहा हूँ, तो साइज लेस हो गया। तो ये कहलाती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जो आप जो विंडोज़ के ऊपर करते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो बटन बना रहे होते हैं या टेक्स्ट बॉक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और जो चौथे टाइप की प्रोग्रामिंग होती है वो होती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसमें नॉर्मली जो है वो एक ही चीज़ यूज़ होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल के नाम से वो मशहूर है। और ये डेटाबेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी ये डेटाबेसिस के हवाले से मशहूर है, कि उसमें जब आप रिकॉर्ड रखते हैं ना, तो बहुत आसानी के साथ आप कोई सर्चिंग वगैरह करनी होती है और कोई और काम परफॉर्म करना होता है, तो आप खाली ये बता देते हैं उसको जो है वो सर्चिंग क्या करनी है, सही है, तो वो फ़ौरन आंसर ला देते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत कम मतलब वर्ड लिखने पड़ते हैं, और वो पूरा का पूरा जो है आपको खुद ब खुद आंसर जो है वो ला के दे देता है। तो इसका क्या मतलब है, आपका ये वाला जो है इसका लॉज, इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमें चाहिए होता है वो मांगते हैं, कि कैसे चाहिए होता है, ये इससे नहीं मांगते, सही है। मिसाल के तौर पे अब आप
इसकी एग्जाम्पल समझे। व्हाट मैं बोलूँ आप जो है वो एक प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम बनाए तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम जब बनाएंगे ना प्राइम नंबर का, तो उसमें ये पूरा कोड लिखेंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे तो प्राइम नंबर को हम कैसे चेक करेंगे, ये पूरा लॉजिक लिखेंगे ना। तो जब हम कहेंगे कि व्हाट का मतलब होगा कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं प्राइम नंबर का, लेकिन उसके अंदर आपको ना हाउ भी करना पड़ेगा, यानी खुद ही से बताना पड़ेगा सारे कोड से कि कैसे वो प्रोग्राम बना हुआ है। तो प्रोसीजर लैंग्वेज में ये होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये होता है, इवन इवेंट ड्रिवन के अंदर भी ये होता है। लेकिन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में ये होता है, हम बोलते हैं कि हमें जो है कस्टमर की लिस्ट चाहिए जो कराची से बिलोंग करते हैं, बस इतना लिखते हैं। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो खुद ब खुद जो है वो लेके आ जाता है, मतलब लिस्ट आपको दिखा देता है। तो इसके अंदर हम जो हाउ हाउ नहीं बताते कि कैसे लेके आना है, इसके अंदर खाली हम क्वेश्चन व्हाट का बताते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाली जो है ये थोड़ी एडवांस फॉर्म होती है, लेकिन ये सिर्फ डेटाबेस से ही ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अंदर खाली हम ये बताते हैं हमें क्या चाहिए, उसका लॉजिक नहीं बताते वो कैसे लेके आएगा, वो खुद ही लेके आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसमें भी लॉजिक बताना पड़ता है, इसमें भी लॉजिक बताना पड़ता है, इसमें भी लॉजिक तो हर जगह बताना पड़ता है। ये एक वही लैंग्वेज है जिसमें आप लॉजिक नहीं बताते, इसीलिए जो आप इसको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर कह सकते हैं कि ये है। तो ये 4 टाइप की आपके पास हो गई। प्रोसीजरल रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ। प्रोसीजर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो अभी आप कर रहे हैं, जिसके अंदर सिलेक्शन होता है, सही है, और सीक्वेंस होता है, जब भी हमने करी थी एल्गोरिदम जो स्टार्ट में पहली प्रोग्रामिंग थी, और जो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कर रहे हैं विद व्हाइल लूप वगैरह। दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ये आप सेकंड सेमेस्टर में करेंगे। इसमें क्लासेस बनाते हैं पहले, जैसे हम के स्टूडेंट का कोई प्रोग्राम बनाना है तो पहले स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद जब यूजर से इनपुट लेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे कि एक स्टूडेंट आ गया है क्लास में, फिर दूसरा स्टूडेंट आएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो ये रियलिटी। ठीक है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर आप ये राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि ये फौरन हमारे पास इसका जो रिस्पॉन्स आ जाएगा। और सिर्फ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि जिसके अंदर आप जो है उसको ये बताते हैं कि मुझे जो कस्टमर चाहिए कराची के, तो वो शो कर देगा। उसमें आप उसका प्रोसीजर नहीं बताते हैं कि आपके ने ये ऐसे ऐसे लेके आना है, यानी पूरा कोड राइट नहीं करता, सिंपल राइट करता। ठीक है, तो ये जिन लोगों को क्लियर है वो 3 लिख के बताएं। अच्छा जनाब, अब जो है वो हम ये खैर इतना टॉपिक है, ये इसलिए छोटा सा टॉपिक है कि ये गिवन जो है हमारे सिर्फ एक एक सेशन से भी कम का है ये, तो इसलिए जो पहले मैंने इसको डिस्कस कर लिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम करते हैं नॉर्मली करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। देखें, एल्गोरिदम जो है वो हम यूज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, एल्गोरिदम के अंदर जो है वो ये होता है कि हम जो है वो लॉजिक बताते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर चलिए हम बताएं, 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ क्या होती है, प्रोग्राम इज इक्वल टू डेटा प्लस कोड, सही है। 2 ही चीज़ें तो होती है ना। लेट सपोज मैं इधर जो है राइट करता हूँ, बल्कि इधर शॉर्ट फॉर्म में राइट करता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि एक प्रोग्राम की डेफिनेशन बताएं पी की, ओके, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि उसके अंदर जो है वो डेटा होता है, सही है, और प्लस कोड आप लिख लो या इंस्ट्रक्शन लिख लो, इसके अलावा और कोई तो कोई भी चीज़ नहीं होती। अब आप देख लो, आप अपना प्रोग्राम अब तक जितने बनाए आप देख लो, या तो आप डेटा डिफाइन कर रहे हो तो INT A INT B INT रोल नंबर, सही, स्ट्रिंग नेम, या तो ये डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर आप क्या करते हो, उनको कैलकुलेट वगैरह करवाते हैं, या जो कराते हैं मार्कशीट का आप पूरा लॉजिक लगाते हैं, सही है। तो ये वो क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये प्रोग्राम की जो सबसे जो सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, सही है, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, लेकिन ये किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये जो है अगेन आपके पास जो कन्वर्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन में, सही है। ये आपकी जो पूरी इक्वेशन एक तरीके से बन गई। ठीक है, क्या हो गया, प्रोग्राम इज इक्वल टू डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, और आउटपुट क्या देता है, इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। इसकी इसके ये वर्डिंग, ये सिर्फ नोट नहीं करना, बल्कि इसके साथ जो इसके मायने, प्रोग्राम पूरा वर्ड लिख लेना, डेटा प्लस इन्फॉर्मेशन, ये भी आप नोट कर लेना। अच्छा, अब आप ये बताओ, अभी जो हम पढ़ रहे थे, सही है, लॉजिक जो देख रहे थे, प्रोग्रामिंग का लॉजिक देख रहे थे, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि लॉजिक होता है हर चीज़ का, हम डिफाइन करते हैं, चाहे वो सोडो कोड में राइट करें, चाहे हम फ्लो चार्ट बनाएं, तो वो क्या होता है, वो तो इंस्ट्रक्शन ही के लिए होती है ना, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हम जो है वो डेटा को आई एन टी ए डिफाइन करते हैं या आई एन टी बी डिफाइन करते हैं, तो उसको भी तो स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए ना। तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम ये डील कर रहे होते हैं कि ये आपके पास डेटा कैसे स्टोर होगा, उसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। कि डेटा को हम किस स्ट्रक्चर में राइट करेंगे। अभी तो सब आपने खाली इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह पढ़े, आगे चल के आप एरे पढ़ेंगे, स्टैक वगैरह पढ़ेंगे, तो फिर आपको अंदाजा होगा। डेटा स्ट्रक्चर का अगेन पूरा सब्जेक्ट है कि डेटा को हम कैसे सेव करें, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके जो दूसरी है बात, वो ये है कि आप जो है उसका प्रोग्राम कोई भी बनाओगे, सही है, जैसे सॉर्टिंग करनी है या कुछ भी करनी है आपने, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, उसके लिए आप यूज़ करते हो एल्गोरिदम। ये यानी ये प्रोग्रामिंग के लिए है और वो डेटा के लिए है। अच्छा, अगर अभी आपको याद हो, अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी कि एक अच्छा एल्गोरिदम जो है वो कैसे बनेगा। तो जाहिर बात है, टाइम किस चीज़ में कंज्यूम होता है, प्रोसेसिंग में ना। तो वो किस चीज़ के ऊपर होता है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने में। और स्पेस किस चीज़ में कंज्यूम होता है, डेटा को सेव करने में। तो इसका मतलब है ये एल्गोरिदम को भी हम ऐसे ही देख रहे होते हैं। तो वो जो चैप्टर है एल्गोरिदम का, वो डील करता है किससे, आपकी इंस्ट्रक्शन से, कोडिंग से। और जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से डील करता है, आपके डेटा से, कि डेटा को कैसे राइट किया जाए। ठीक है। तो ये जो है आपके पास, नॉर्मली अगर आप देखें तो डेटा को राइट करने के जो है वो हमारे पास कुछ मेथड हैं या कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। वो कहते हैं कि ये कहा जाता है कि आप वही स्ट्रक्चर यूज़ करें, उसके अलावा यूज़ ना करें, सही है ना। तो इसका चैप्टर, अच्छा अगेन इसके ऊपर एल्गोरिदम के ऊपर भी पूरा एक सब्जेक्ट है, सही है। और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, और कुछ यूनिवर्सिटी जो वो कंबाइन करती हैं, सही, डेटा एल्गोरिदम एंड एनालिसिस, सही है, या डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, इस तरीके से डिफरेंट नामों के साथ होता है, सही है। डेटा एंड एल्गोरिदम इस नाम से भी होता है, डिफरेंट होते हैं, सही है। और कुछ जो है उसको बिल्कुल डिफरेंटली, यानी एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम अलग करती हैं और डेटा स्ट्रक्चर अलग करती हैं। तो वो ये कहते हैं आपके पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के जो फॉर्मेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो हमारे पास जो है वो ये है कि जो बेसिक आपके पास तरीक़ेकार है, सही है। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये हमें ना लैंग्वेज में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप सी शार्प कर रहे हैं, उसमें आपके पास लिखा होता है आई एन टी आई, लेट सपोज, सही है, तो वो इंटीजर कहलाता है। फ्लोट भी होता है, करेक्टर होता है, सही है, हम पॉइंटर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज में पॉइंटर भी होता है, सही है। और उसके अलावा स्ट्रिंग होता है। तो ये कौन सी हो जाती है, ये सिंपल डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हम आराम से जो है वो डिफाइन करते हैं और राइट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि कुछ कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हम जो है खुद अपने लॉजिक से बना रहे होते हैं। और कुछ कुछ लैंग्वेज जो वो बिल्डिंग भी दे देती है, इसके अंदर बिल्डिंग है आपके पास सी शार्प में। अगर आप पुरानी कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो खुद बनाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें ना। तो एक तरीका है डेटा को राइट करने का, क्या है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल में कौन सा हो गया, वो वाले कि आप जो करेक्ट चार लिखते हैं, सी एच ए आर, चार, और कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आई एन टी लिखते हैं या फ्लोट लिखते हैं, ये क्या कहलाता है, सिंपल स्ट्रक्चर। ये लैंग्वेज दे देती है और हम बड़ी आसानी से यूज़ भी कर लेते हैं ना। लेकिन जो कंपाउंड डेटा, दूसरी टाइप है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, सही है, उसमें भी दो टाइप है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर वो होता है जो कि लाइन बाय लाइन, एक वर्ड हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, सीक्वेंस, सही, या सिक्वेंशियल। और सर्चिंग भी देखी थी कि हमें सर्चिंग करनी होती थी, तो पहले हम एक रूम में करते थे सर्चिंग जाके, फिर दूसरे में करते थे, फिर तीसरे में करते थे। और इसकी एग्जांपल जो हमने देखी थी वो देखी थी मैग्नेट डिस्क वगैरह की देखी थी। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरे हो गया, सही है, लिंक लिस्ट हो गया, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा अभी कि ये होते कैसे हैं। स्टैक हो गया और क्यू हो गया, तो ये बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, आपको पढ़ाने का क्या मकसद है कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग होती है या आप बना रहे होते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये सही है, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन शुरू के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये क्या होते हैं और आपकी कैसे हेल्प करते हैं।
अच्छा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये भी साइंटिफिकली यूज हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें एक तो आप बहुत ही यूज करते हैं जिसका नाम फाइल है। जब आप वर्ड की फाइल या आप जो नोटपैड वगैरह की फाइल सेव कर रहे होते हैं, तो वो एग्जाम्पल किस चीज़ की है, वो फाइलिंग की है। फाइल के अंदर या हम C# का प्रोग्राम पूरा प्रोजेक्ट सेव करते हैं, सेव करते हैं ना, तो वो भी एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो एक है ट्री। सही है, ट्री बिल्कुल ऐसे है ट्री के। चले मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ कि वाकई में हम यूज़ करते हैं। जब हम फोल्डर बना रहे होते हैं ना, जैसे आप रूट होता है, C: होता है, उसके ऊपर एक फोल्डर बनाते हैं, या D होता है उस पर एक बनाते हैं, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। तो वो जो फॉर्म है वो भी ट्री की कर रहा होता है कि फोल्डर सब फोल्डर। यानी कि मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। सही है। सही है, जैसे ये है, ये क्या है, ये D: है। इसके अंदर आपने 3 फोल्डर क्रिएट किए, A B C। अब A के अंदर आपने और फोल्डर क्रिएट किया, A1 A2। A2 के अंदर जो है और क्रिएट करें, तो अगर आप इसको देखें या मैच करें, सही है, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो चीज़ आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि हम बिल्कुल जो है वो ट्री के फॉर्मेट के अंदर फोल्डर बनाते हैं। मतलब हम नहीं बनाते, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इटसेल्फ जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, हम नहीं बनाते, ऑपरेटिंग सिस्टम इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़। अच्छा, उनको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है आप इसमें इंपॉर्टेंट समझे। हम फोल्डर हम बना रहे हैं, हमें तो आसानी दे दी है, लेकिन बैकग्राउंड में वो इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनका जो यूटिलाइजेशन है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली, और इसको जो है अभी हम देखते हैं क्योंकि ब्रेक वगैरह का टाइम हो रहा है। और जो है उसके अलावा ये है क्यू है। सही है। क्यू क्या होती है? जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल लाइन है, यानी आप जो है एक ऐसी सर्विस बनाना चाहते हैं जिसके अंदर जो है वो आप जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। इसकी एग्जाम्पल एक लाइन होती है, क्यू को लाइन भी कहते हैं या रो भी कहते हैं। उसमें ये होता है ना कि जो आपके पास पहले आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अगर मैं कहूँ कि हम जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस में क्यू कहते हैं, यानी लाइन कहते हैं, तो सही बात है। ठीक है, उसमें जाहिर बात है एक पर्सन आया, फिर दूसरा पर्सन आया, फिर तीसरा पर्सन आया, तो ये हमारे पास जो क्यू कहलाता है। इस सब की अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, लेकिन पहले अभी ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये यूटिलाइज कहाँ होता है। तो अब फर्ज करें इसके अंदर ये यूटिलाइजेशन होता है कि आपने जो है वो टेलीफोन कॉल किए किसी बैंक वगैरह को। जब आप कर रहे होते हैं ना टेलीफोन कॉल वगैरह, गुड, हाँ, फीफो फीफो लिफो, तो जब आप कॉल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये बोलता है भाई आपका वेटिंग लिस्ट में है, इतने इतने मिनट के बाद आएगा। आप आपकी कस्टमर आपका 17 नंबर पे, आप 18 नंबर पे। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है कि रियलिटी के अंदर आप कहीं जाते हैं, तो आप लाइन लगा के वहाँ खड़े होते हैं, चाहे वो बिल वगैरह हो, सही है, या रोटी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाते, तो ये कहलाता है फीफो। ठीक है, इसके अंदर जो पहले आता है उसको पहले सर्विस दी जाती है। कंप्यूटर में क्या यूज़ है? कंप्यूटर में भी बहुत यूज़ है। मिसाल के तौर पे जब प्रिंटिंग, एक नेटवर्क में प्रिंटर लगा होता है और जब जॉब जाती है, तो जिसकी पहले जाती है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, दूसरे वाले की जॉब जो है वो वेटिंग पे रहती है। सही है। अगर फर्ज करें कि ये ऐसा हो कि एक की जॉब की एक एक के डॉक्यूमेंट की एक लाइन निकले और दूसरे के डॉक्यूमेंट की दूसरी लाइन निकले, तो जाहिर बात है पूरा डॉक्यूमेंट ही खराब हो जाए। मिसाल के तौर पे सीवी में नेम की जगह उसका नेम आ रहा है, और जो फादर नेम की जगह दूसरे का फादर नेम आ गया, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आप देखें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो इसको क्यू में रखा जाता है। ठीक है। और एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो कहलाता है स्टैक। सही है। स्टैक को हम लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर ये होता है कि हम जो है वो उसकी भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। अगर रियलिटी के अंदर पूरा कंप्यूटर जो वो स्टैक को यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी के लिए, ये जो हम आपने इसका कभी ये वाला बटन यूज़ किया, बैक अगर हम जा रहे होते हैं, तो ये जो ब्राउज़र के अंदर बैक जा रहे होते हैं, तो हम जो प्रीवियस जहाँ से आए होते हैं वहीं पे जा रहे होते हैं, फिर आप करेंगे, फिर आप वहीं पे चले जाएंगे, उसके बाद वाली पे, उसके बाद वाली पे। तो आप जो है वो जो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही है, जिस तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे होते हैं। या फिर ये है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही कि आपने एक लिंक पे क्लिक करा, उसके बाद दूसरे लिंक पे क्लिक करा, तीसरे लिंक पे क्लिक करा, वो आप करते चलेगा। ठीक है, अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ फिगर के थ्रू ना।
जैसे पहले आप एक वेबसाइट ओपन की, आपने ए थी, सही है। उसके बाद आपने दूसरी वेबसाइट ओपन करी, उसका नाम बी था, b.com। फिर आपने तीसरी वेबसाइट ओपन करी, c.com। अब आपने क्या करा, आपने बोला कि आपको जरूरत पड़ गई है कि प्रीवियसली बी वाले के ऊपर जाने की, तो आप ये वाला जो है ना बैक का बटन प्रेस करोगे, तो ये क्या होगा, सी खत्म हो जाएगी, सी के बजाय आप सी के बाद आप बी के ऊपर चले जाएंगे ना। अब आपको पता चला बी वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर एक लिंक था डी, जिसके ऊपर आपको काम की चीज़ मिल गई। आपने उसके ऊपर क्लिक करा, सही है, तो उस पर चले गए। अब उस पर जब आप चले गए डी वाले लिंक के ऊपर, वहाँ पे पता चला एक और इम्पोर्टेंट लिंक मिला, वो